Hello, good morning everyone. I hope you all are doing very well and I hope you enjoyed previous session जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था which was about units and measurement. ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट में आई डोंट थिंक वैसे किसी का कोई डाउट रहा होगा क्योंकि बहुत सिंपल ही चैप्टर था, है ना। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार मैं सम अप करूँ तो सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ना। फिर हमने उन सभी क्वांटिटीज़ का डायमेंशन देखा था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट एरर्स एंड ऑफ कोर्स हमने एप्लीकेशंस डिस्कस की थी, डायमेंशनल एनालिसिस की। एंड देन जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस किया था। एंड थर्ड जो पोर्शन था दैट वाज अबाउट इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें हमने वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी, आई होप सभी ने डीपीपी अटेम्प्ट की होगी। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको शुरू में ही बताना चाहती हूँ। देखो, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, हमें पूरा सिलेबस कवर करना है। देखो, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि हमें साथ में मुझे सॉल्व करवाने चाहिए, तो मैं उसे सेशन में इंक्लूड कर लेती हूँ। बट ठीक है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को इजी बनाना मेरा काम है, बट जो इजी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो आप अपने एंड से साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, आईआईटी के जो पीवाईक्यूज है वो तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन करवा ही दूंगी चैप्टर वाइज, बट उसके अलावा, है ना, जो थोड़े इजी वाले क्वेश्चंस हो गए, आई एक्सपेक्ट कि वो आप अपने एंड पे कर रहे हो एंड डीपीपी भी सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, चलो आज का जो सेशन है यहाँ से एक्चुअली हमारी मेन इंटरेस्टिंग फिजिक्स स्टार्ट होगी। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बेटा हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, सो आज का जो चैप्टर है, इसमें आज का जो सेशन है इसमें हम बहुत बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एंड देन एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देन एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स। ठीक है, एंड देन ग्राफ्स मतलब डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हम डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ना, तो हम बाकी के जो वेरिएबल्स हैं कैसे निकालते हैं, मतलब हम उसका मोशन ओवरऑल डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस पोर्शन में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। ओके, सबसे पहले है रेस्ट एंड मोशन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगेन वन मोर टाइम आई जस्ट वॉन्ट टू से, ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं इस पे हम बाद में आएंगे। पहले हम सारी सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझेंगे कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, या फिर आगे जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं पहले हम सिर्फ समझेंगे। तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पूरा समझने पे होना चाहिए। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन क्या है, ये रिलेटिव टर्म्स हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि ये रिलेटिव टर्म्स हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू बहुत इजीली समझ आ जाएगा। लेट्स सपोज इधर एक ट्री है। ठीक है, लेट्स सपोज इधर एक ट्री है और यहाँ पर आप खड़े हुए हो। ठीक है, और यहाँ पर आप हो और एक दूसरा पर्सन है जो कि इस मूविंग कार के अंदर है। ये कार आगे की तरफ जा रही है और एक पर्सन इसके अंदर है। ठीक है, अब आप यहाँ पर खड़े हुए हो, आप इस ट्री को देख रहे हो, तो आपके लिए ये जो ट्री है ये रेस्ट पे है या मोशन में है? आपको तो ये ट्री रेस्ट पे दिख रहा है ना। ये जो ए पर्सन है, ए पर्सन को जो ट्री है वो कैसे दिख रहा है? रेस्ट पे दिख रहा है, राइट। लेकिन जो पर्सन इस मूविंग कार के अंदर है, ये कार चल रही है। ठीक है, यहाँ पर ट्री है, यहाँ से कार चलते हुए आगे जा रही है। अब जो पर्सन कार के अंदर है वो विंडो से देखेगा कि अरे ट्री तो रेस्ट पे नहीं है, ट्री तो पीछे की तरफ जा रहा है, उसे तो यही दिखेगा। करेक्ट, तो जो पर्सन इस मूविंग कार के अंदर है उसके लिए ये जो ट्री है ये पीछे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इसके लिए जब मैं इससे पूछूंगी ये कहेगा मैम ट्री जो है वो मोशन में है।
ठीक है, इस पर्सन के लिए जो ट्री है वो कैसा होगा, वो मोशन में दिखेगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि रेस्ट और मोशन दोनों, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, तो एक्चुअली देखो इसी का मतलब है कि ये ना रिलेटिव टर्म्स है, मतलब डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो। आप डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सीधा सा मतलब है आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तभी हम कहेंगे दीज आर रिलेटिव टर्म्स। ओके, तो रेस्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है, अगर उसके लिए, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कहेंगे वो रेस्ट पे है। अगर ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कहेंगे मोशन में है, ठीक है। इफ विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर पोजीशन इज चेंजिंग विद टाइम, हम कहेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन पे भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम, किसी पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। बहुत सिंपल सा मीनिंग था रेस्ट और मोशन क्या होता है। एक और एग्जांपल ले लें, एक और बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज इधर ना मूविंग ट्रेन है, इधर मूविंग ट्रेन है, ये ट्रेन है इधर, ठीक है। ट्रेन आगे की तरफ चल रही है, ठीक है, ट्रेन आगे की तरफ चल रही है एंड यहाँ पर लेट्स सपोज ए और बी दो पर्सन है, और एक पर्सन है इधर प्लेटफॉर्म पे, ये प्लेटफॉर्म है, और एक पर्सन इधर प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। ये इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, सिटिंग एट प्लेटफॉर्म। ओके, अब क्या होगा, ए और बी को ये पर्सन कैसा लगेगा, रेस्ट में दिखेगा, मोशन में दिखेगा। और इस स्ट्रेंजर को, इसको नाम दे देते हैं सी, इस स्ट्रेंजर को, सी को ए और बी कैसे दिखेंगे, चलते हुए मोशन में दिखेंगे या रेस्ट पे दिखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सी को अगर मैं पूछूं ए और बी रेस्ट पे दिख रहे हैं, मोशन में दिख रहे हैं, सी तो आराम से यहाँ बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि ट्रेन आगे मूव कर रही है, तो सी कहेगा ए और बी जो है वो मोशन में है। तो सी के लिए ए एंड बी आर इन मोशन, सी के लिए ए एंड बी आर इन मोशन, ठीक है। अगर मैं पूछूं ए के लिए सी क्या है, ए के लिए कहो या बी के लिए कहो, ए या फिर बी के लिए सी कैसा है, ए और बी आराम से बैठे हुए हैं, वो आगे जा रहे हैं, ट्रेन में बैठ के आगे जा रहे हैं। अब वो जब बाहर देखेंगे विंडो से, उनको क्या दिखेगा कि अरे ये तो पीछे की तरफ जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहा है ना। तो ए और बी के लिए जो सी होगा, ए और बी के लिए सी इज इन मोशन, ठीक है। अब मुझे बताओ ए के लिए बी कैसा है, ए के लिए बी कैसा है, बी इज एट रेस्ट। ए और बी तो साथ में आराम से बैठे हुए हैं एक ही फ्रेम में, है ना। ए तो बी के साथ ही बैठा हुआ है, तो ए को तो लगेगा कि हाँ बी मेरे साथ ही बैठा हुआ है रेस्ट पे, या फिर बी के लिए जो ए है वो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। तो सी को ए और बी आगे जाते हुए दिख रहे हैं मोशन में, सी के लिए ए एंड बी आर इन मोशन। ए के लिए सी कैसा दिख रहा है, क्योंकि ए आगे जा रहा है, मतलब ट्रेन आगे जा रही है, तो उसको दिखेगा कि जो प्लेटफॉर्म है वो पीछे छूट रहा है, ये जो पर्सन है ये पीछे छूट रहा है। तो ए और बी के लिए सी जो है वो मोशन में लगेगा, ए के लिए बी रेस्ट पे है, या कहो बी के लिए ए रेस्ट पे है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, बहुत ही सिंपल सा था, आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बहुत सिंपल टर्म्स हैं, बिल्कुल बेसिक्स हम कवर कर रहे हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा, आप 2x पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस का क्या मतलब है, अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, बहुत सारे तरीकों से जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको ए से बी पे जाना है, आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। कोई भी पाथ आप चूज कर सकते हो, कोई भी पाथ आप इसमें से चूज कर सकते हो। तो डिस्टेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, जो टोटल पाथ कवर किया है ए से बी जाने में, जो टोटल पाथ कवर किया है ए से बी जाने में,
ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए से बी जाने में जो टोटल पाथ कवर किया है दैट इज डिस्टेंस। अब अगर मैं इस पाथ से देखूं, 1 से देखूं, 2 से देखूं और 3 से देखूं, तो तीनों ही पाथ से, तीनों ही रास्ते से, तीनों ही पाथ्स में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया है, राइट। फर्स्ट वाले से अलग ट्रैवल किया है, सेकंड वाले से अलग, थर्ड वाले से अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो डिस्टेंस क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सीधी भाषा में टोटल पाथ लेंथ, ठीक है, टोटल पाथ जो ट्रैवल किया है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, पाथ पे डिपेंड करती है, फर्स्ट से अलग वैल्यू मिलेगी, सेकंड पाथ चूज करोगे अलग वैल्यू मिलेगी, टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। और इसका क्या मतलब है कि टाइम के साथ बढ़ती है। आप कहीं पे भी जा रहे हो, ठीक है, आप घर से चले, रास्ते में कहीं पे रुके, ठीक है, फिर स्कूल गए, ठीक है, फिर स्कूल से वापस यहाँ पर आए, तो एक्चुअल में जो डिस्टेंस है वो तो बढ़ ही रहा है ना, डिस्टेंस जो है वो तो बढ़ ही रहा है, करेक्ट। जो टोटल पाथ आप कवर कर रहे हो वो तो बढ़ता ही जा रहा है, सो इसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ती ही है। दिस वाज अबाउट डिस्टेंस, बहुत सिंपल सी चीज है डिस्टेंस क्या होता है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब पार्टिकल यहां से यहां मैंने बताया कैसे भी जा सकता है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में, ये इनिशियल है, ये फाइनल पोजीशन है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ए से बी जाने में उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसका पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब हमें दोनों चीजें डिफाइन करनी है, ठीक है, हमें दोनों चीजें डिफाइन करनी है। आप जब घर से निकलते हो ऑफ कोर्स बता के ही जाते हो ना कि हाँ, ऐसा तो नहीं कहते कि हाँ मैं बस जा रहा हूँ, ये बताते हो कि हाँ मैं इधर जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स मतलब हमें डायरेक्शन जब स्पेसिफाई करनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमें दोनों स्पेसिफाई करनी है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। एंड डिस्टेंस जो होता है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मीनिंग हमें समझ आएगा, पहले एक बार हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स सपोज एक पर्सन है, वो इस सेमी सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज एक पर्सन है, इस पर्सन ने यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, और ये पर्सन ना यहाँ से चलते 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 ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में मुझे बताओ डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में डिस्टेंस कितना इसने कवर किया है और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है। डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? जो टोटल पाथ इसने ट्रैवल किया है ना। तो ये अगर इसका रेडियस r है, अगर इस सेमी सर्कल का रेडियस r है, तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है? पाई r डिस्टेंस ट्रैवल किया है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये इनिशियल पोजीशन थी, यहां से चलना शुरू किया, ये फाइनल पोजीशन थी, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, जो क्या है? 2r है ना। ये r डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। आई थिंक ये सभी को क्लियर है। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लो। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्लॉक है, ठीक है। क्लॉक की जो मिनट हैंड है वो अगर यहां से यहां तक आ रही है, यहां से यहां तक आ रही है, तो इस पिक्चर में, इस सिनेरियो में मुझे बताओ डिस्टेंस कितना कवर किया है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहां से यहां आने में डिस्टेंस कितना कवर किया है और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसकी टिप ने, ये जो इसकी टिप है ना, ये जो आपकी मिनट हैंड की टिप है, या फिर ऐसा समझ लो एक पार्टिकल है वो यहां से यहां तक आ रहा है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया है और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है ये बताना है। डिस्टेंस कितना कवर किया है? ये पूरा इसने कवर किया है। डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? पाई r बाय 2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। सर्कल का पूरा 2 पाई r, सेमी सर्कल का पाई r,
या फिर कहो क्वाड्रेंट का, ये आ जाएगा पाई आर बाय 2। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में ये होगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो हमें पता है ये आर है, ये भी आर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा 2r स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट 2 टाइम्स आर, ये आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलो, ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एक ये पॉइंट और देख लो, जो डिस्टेंस होता है वो दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कब होगा, जब आप सीधा सीधा जा रहे हो, कोई टर्न नहीं ले रहे, ठीक है, तो उस केस में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा, नहीं तो जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट इन ऑल अदर केसेस। चलो, अब चलते हैं आगे, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। एवरेज स्पीड क्या होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। अब ये वर्ड आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा वर्ड आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस का। पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं, एवरेज का मतलब क्या होता है और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। देखो, एवरेज, चलो स्पीड का ही समझ लेते हैं, ठीक है, इसी को एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। स्पीड क्या होती है, स्पीड कैलकुलेट करने का क्या मतलब है, आप क्या जानना चाह रहे हो। जब मैं कह रही हूँ स्पीड बताओ, हम क्या जानना चाह रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कितना फास्ट मूव कर रहा है, कितनी तेजी से मूव कर रहा है, हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग, ठीक है, हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग, इसी को हम कहेंगे स्पीड। क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, हम ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, हम सिर्फ ये जानने में इंटरेस्टेड है कितना तेजी से मूव कर रहा है, दैट इज स्पीड, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये फर्दर हम देखते हैं, एक है एवरेज स्पीड, एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, ये देखो। एवरेज स्पीड क्या होती है, इनका मीनिंग समझो अब पहले, एवरेज का मतलब और इंस्टेंटेनियस का मतलब। एवरेज का मतलब होता है, हम एक पूरी पिक्चर की बात करें, हम ओवरऑल सिनारियो की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आप दिल्ली टू जयपुर जा रहे हो, ठीक है, आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हो, तो लेट्स सपोज 3 आवर की जर्नी है, लेट्स सपोज 3 आवर की बस की जर्नी है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी स्पीड पे चल रही थी बस, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कि मैम 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी या 70 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, यही आंसर होगा। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि बस बीच में कहीं रुकी नहीं है, या फिर बस ने स्लो डाउन नहीं किया या स्पीड अप नहीं किया। आपने एक नंबर मुझे बताया, ये जो आपने बताया है ये आपने एक ओवरऑल पिक्चर बताई है, पूरी ओवरऑल कहानी बताई है ना। बीच में बस रुकी भी थी और बीच में स्पीड तेज भी हुई थी, कम भी हुई थी, करेक्ट। सो एवरेज क्या होता है, ओवरऑल सिनेरियो में क्या है, ओवरऑल रैपिडिटी विद विच द पार्टिकल मूव्स इन गिवन इंटरवल, ठीक है, पूरे 3 घंटे में कितनी तेजी से चल रही थी बस, दैट इज योर एवरेज। ये किसके इक्वल होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, जितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डिनोमिनेटर में टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम पीरियड, इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब होता है, इंस्टेंटेनियस नाम से ही पता चल रहा है, वैसे तो हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था पूरे 3 आवर की जर्नी थी, अगर मैं स्पेसिफिकली पूछूं कि 7 बजे कितनी स्पीड थी बस की, या फिर मैं स्पेसिफिकली पूछूं 7:15 PM पे कितनी स्पीड थी, अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स हम इंस्टेंटेनियस स्पीड जानना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके इक्वल होगी, देखो इंस्टेंट मतलब कि स्पेसिफिक एक ही टाइम पे। एवरेज क्या था, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी था, वी एवरेज क्या था, वी एवरेज है हमारे पास डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ठीक है। यहां पर तो हमने बात की पूरे 3 घंटे की, है ना, पूरे 3 आवर में क्या वैल्यू थी, क्या स्पीड थी।
जब हम एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स जो डेल्टा टी है, चेंज इन टाइम जो है, दैट टेंड्स टू जीरो। यहां पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूं कि वी इंस्टेंटेनियस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर dx बाई dt क्यों आ जाता है, यहाँ डिफरेंशिएशन क्यों आ रहा है। ठीक है, जब हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, हम एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, उसी मोमेंट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स जो डेल्टा टी है दैट इज टेंडिंग टू जीरो। जब आप यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो पुट करोगे, वो किसके इक्वल होगा, जब मैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो पुट करूंगी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, है ना, ये किसके इक्वल होता है, यही तो डिफरेंशिएशन हम इसीलिए तो डिफाइन करते हैं। वैसे जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेलिंग में बताई जाती हैं। मैथ्स का भी आपका साइड बाय साइड चल रहा है तो उसमें ये कवर हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन कैसे आता है, तो v इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके इक्वल है, dx बाय dt के इक्वल है। जब हम एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर मोमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल्स टू dx बाय dt। एवरेज स्पीड क्या है, डेल्टा x बाय डेल्टा t है, और इंस्टेंटेनियस क्या है, dx बाय dt है। ऐसे समझ लो, जो डेल्टा है ये बड़े चेंजेस के लिए है, और जो डी डेरिवेटिव हम यूज करें स्मॉल चेंज के लिए यूज करें। एट एन इंस्टेंट, एक स्पेसिफिक मोमेंट की जब बात करें तो स्मॉल चेंज की बात करें। ठीक है, ये आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है। चलो अब चलते हैं आगे। ओके, सो यस, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहां पर हमने अभी अभी देखा v इज इक्वल्स टू, हमने अभी अभी क्या देखा, v इज इक्वल्स टू dx बाई dt। ठीक है, v इज इक्वल्स टू dx बाई dt। अगर मैं आपको डिस्टेंस टाइम का ग्राफ दे दूं, अगर मैं आपको डिस्टेंस टाइम का ग्राफ दे दूं, इधर डिस्टेंस है और इधर टाइम है, अगर मैं आपको डिस्टेंस टाइम का ग्राफ दे दूं तो आप उस डिस्टेंस टाइम के ग्राफ से उसका जो स्लोप होगा हम क्या बता सकते हैं, इसके स्लोप से हम क्या बता सकते हैं। देखो dx बाई dt, डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है, dx बाई dt क्या है, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ एट सम इंस्टेंट। ठीक है, हम ऑफ कोर्स किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही निकालेंगे ना, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही देखेंगे। आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये सिर्फ दो चीजें हैं, एक है डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन जब आप कर रहे हो उसका मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन जब आप कर रहे हो उसका मीनिंग क्या है, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ में इन्हीं दोनों के बेसिस पे आपके सभी ग्राफ वाले क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, सो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ dx बाई dt। स्लोप जो है वो क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट, स्लोप किस पे, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे निकालोगे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालोगे। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इधर जानना चाह रही हूँ, ये तो चलो स्ट्रेट लाइन हो गया, लेट्स सपोज मैं इधर जानना चाह रही हूँ, दैट मीन्स हम इस इंस्टेंट पे ना, हम इस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, what will be the average speed if particle travels with v1 speed for time t1, v2 speed for time t2 and vn speed with time tn। अच्छा, क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, पार्टिकल यहां से यहां तक ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल यहां से यहां तक ट्रैवल कर रहा है, तो इसमें से ना उसने t1 टाइम के लिए तो v1 स्पीड से ये चला है, t2 टाइम के लिए ये v2 स्पीड से चला है। t1 टाइम के लिए लेट्स सपोज t1 टाइम के लिए यहां तक पहुंचा। ठीक है, t1 टाइम के लिए ये v1 स्पीड से चला, उसके बाद फिर t2 टाइम के लिए ये v2 स्पीड से चला, अप टू tn टाइम के लिए ये vn स्पीड से चला। अब आपको बताना है एवरेज स्पीड किसके इक्वल होगी, एवरेज स्पीड किसके इक्वल होगी, एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, v एवरेज किसके इक्वल होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम टेकन।
ठीक है, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, लेट्स सपोज अब आपको ना ये स्पेसिफाई नहीं किया गया, L1 L2 ये नहीं स्पेसिफाई किया गया। लेट्स सपोज ये L1 था, ये L2 था, अप टू उधर Ln तक, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, L1 प्लस L2 अप टू Ln। डिनोमिनेटर में टोटल टाइम T1 प्लस T2 अप टू Tn। करेक्ट, ओके। अब हमें L1 नहीं पता, L1 किसके इक्वल होगा, V1 T1 के इक्वल होगा। ठीक है, इधर आ जाएगा V1 T1 प्लस इधर आ जाएगा V2 T2 प्लस अप टू कहाँ तक Vn Tn। डिनोमिनेटर में क्या है, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 अप टू इधर आ जाएगा Tn। अगर मैं कहूँ, वैसे तो ये ठीक है, यहाँ तक हम रुक सकते हैं। अगर मैं कहूँ ये सभी इक्वल टाइम थे, इन इक्वल टाइम में हम क्या कहेंगे, अगर ये इक्वल टाइम थे, अगर T1 T2 के इक्वल है, T1 T2 T3 सभी अगर इक्वल है, इक्वल टाइम के लिए डिफरेंट स्पीड से ये मूव किया है पार्टिकल, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, V1T, T बाहर आ जाएगा, है ना, V1 प्लस V2 अप टू कहाँ तक आ जाएगा, Vn आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, N टाइम्स T, इधर आ जाएगा N टाइम्स T, तो ये T कैंसिल आउट हो रहा है, हमें मिल रहा है V1 प्लस V2 अप टू Vn ओवर N। ठीक है, ये आ रही है एवरेज स्पीड। देखो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो हर क्वेश्चन आपको इजी ही लगेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत चाहिए होगी। ठीक है, पर अगर आप अप्रोच अच्छे से कर पा रहे हो ना, दैट मीन्स यू आर ऑन गुड ट्रैक। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ये तो बस एक छोटा सा केस था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड इफ पार्टिकल ट्रैवल्स L1 डिस्टेंस विद स्पीड V1, L2 डिस्टेंस विद स्पीड V2 अप टू सो ऑन। कुछ डिस्टेंस V1 स्पीड से, L2 डिस्टेंस V2 स्पीड से, है ना, इस तरीके से अब आपको पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड कितनी होगी। ठीक है, यहां से यहां तक लेट्स सपोज L1 डिस्टेंस ट्रैवल किया है V1 से, L2 डिस्टेंस ट्रैवल किया है V2 से एंड Ln डिस्टेंस ट्रैवल किया है Vn से, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, V एवरेज किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस L1 प्लस L2 अप टू Ln, डिनोमिनेटर में टोटल टाइम T1 प्लस T2 अप टू Tn, इधर आ जाएगा L1 L2 तो आपको दिया गया है ना, इनको तो हम यूज कर सकते हैं। जो हमें नॉन वेरिएबल्स होते हैं उसी की टर्म्स में तो हमें आंसर बताना होगा। T1 T2 को पुट करो, T1 किसके इक्वल होगा, L1 इज इक्वल्स टू V1 इंटू T1, तो T1 को हम लिख सकते हैं L1 बाई V1, इधर आ जाएगा L2 बाई V2 अप टू यहाँ आ जाएगा Ln बाई Vn। ठीक है, अब फर्दर अगर मैं कहूँ ये इक्वल डिस्टेंसेस है तो क्या हो जाएगा, इफ दीज डिस्टेंसेस आर इक्वल, इस केस में क्या हो जाएगा, इफ डिस्टेंसेस मतलब L1 L2 सब इक्वल हैं, इफ डिस्टेंसेस आर इक्वल, इस केस में क्या हो जाएगा, यहां मिल जाएगा आपको L प्लस L, एन एल आ जाएगा ऊपर, यहाँ N टाइम्स L आ जाएगा, इधर आ जाएगा L बाहर, 1 बाय V प्लस 1 बाय 2 अप टू 1 बाय Vn। ठीक है, ये L कैंसिल आउट हो रहा है, यू आर गेटिंग N बाय दिस होल टर्म 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2 अप टू 1 बाय Vn। ये तो जो भी क्वेश्चन आता है 2 के लिए 3 के लिए वो तो आप उस टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, बट दिस इज हाउ वी अप्रोच एंड कैलकुलेट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है, ओके, इफ अनदर केस, इफ पार्टिकल goes with speed v1 and come back with speed v2, what will be the average speed and average velocity अभी हम देखेंगे। एवरेज स्पीड चलो निकाल लेते हैं। अगर पार्टिकल जा तो v1 स्पीड से रहा है, लेट्स सपोज क्वेश्चन क्या है, a से b तक पार्टिकल जो है वो v1 से गया, ठीक है, और वापस v2 से आया, ठीक है, कम्स बैक विद स्पीड v2, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बताओ चलो, एवरेज स्पीड किसके इक्वल होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, लेट्स सपोज L है, यहां से यहां तक गया L, फिर यहां से यहां तक वापस आया L, तो 2L आ गया ऊपर, ठीक है, यहां से यहां गया L, फिर यहां से वापस आया L, तो 2L हो गया। टोटल टाइम कितना लगा, T1 प्लस T2, T1 T2 हमें नहीं पता, निकाल लेंगे। ठीक है, T1 किसके इक्वल होगा, L1
L था बाय V1, T2 किसके इक्वल हुआ, L बाय V2, यहाँ पर पुट कर दो, यू आर गेटिंग 2L ओवर T1 की जगह है L बाय V1, इधर है L बाय V2, ठीक है। L को कॉमन ले लो, ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 बाय इधर आ रहा है 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2, टेक द एलसीएम, यहाँ से हमें मिल रहा है, एलसीएम लेंगे, इधर आ रहा है 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2, ठीक है। ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आई थिंक अब आप बहुत इजीली निकाल लोगे। ओके, देखो इन छोटी छोटी चीज़ों पे सिर्फ इसीलिए ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि अगर ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होंगी ना तो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, अब अगेन एवरेज का मतलब और इंस्टेंटेनियस का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। जब मैं एवरेज बात कर रही हूँ दैट मीन्स हम ओवरऑल पूरे एक टाइम इंटरवल, लेट्स सपोज 3 घंटा 5 घंटा, उस पूरे इंटरवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल सिनारियो की बात कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस जब कहा जा रहा है, इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या वैल्यू है हम वो जानना चाहते हैं। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या है, हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग, कि कोई बॉडी कितनी तेजी से चल रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है। अब हमारी पिक्चर कंप्लीट हुई है। पहले तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं आप अगर इतनी तेजी से भाग रहे हो तो कौन सी डायरेक्शन में भाग रहे हो, ठीक है, किस डायरेक्शन में। सो हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग एंड इन विच डायरेक्शन, दैट इज वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, दोनों आपको स्पेसिफाई करना है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ओवरऑल मेजर ऑफ हाउ क्विकली एंड इन व्हाट डायरेक्शन। ओवरऑल मेजर किसका, कि कितना तेजी से या और किस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ओवर अ गिवन इंटरवल, दैट विल बी योर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा। जब हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे थे वहां पर हमने डिस्टेंस कहा था, टोटल डिस्टेंस। जब हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की, यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो v वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा डेल्टा आर, ये पॉइंट हमारा बस थोड़ा सा मिस हुआ है, मैं एक बार इस चीज को बता देती हूँ। जो डिस्प्लेसमेंट है ना, गिव मी अ सेकेंड, यस, सो इधर है x एक्सिस, इधर है y एक्सिस, ठीक है। लेट्स सपोज पहले पार्टिकल यहां था, लेट्स सपोज पहले पार्टिकल यहां था, पॉइंट ए पे था, ठीक है। फिर पार्टिकल चलते चलते इधर आ गया, पॉइंट बी पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके इक्वल होगा। देखो हम ना यहाँ पर डिफाइन करते हैं पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अगर आपने वेक्टर, वैसे मैं वेक्टर का थोड़ा सा पोर्शन आपको कल के सेशन में करवाऊंगी, पर पोजीशन वेक्टर अभी सुन लो क्या होता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अगर मैं अभी पार्टिकल इस ए जगह पे है, ए पॉइंट पे है, ठीक है, अगर मैं ये लाइन ज्वाइन करूं, ओ ऑब्जर्वर कहो या रेफरेंस कहो, ठीक है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक अगर मैं लाइन ज्वाइन करूं, ये जो ओ ए आपका वेक्टर है ये क्या है, इसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल ये पार्टिकल ए पे है तो इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए हो जाएगा, इसको हम कह देते हैं R1, ठीक है, इसको हम कह देते हैं R1 वेक्टर, ठीक है। अब ये पार्टिकल चलते चलते आ गया पॉइंट बी पे, बी जगह पे आ गया, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ओरिजिन से, आप तो यहाँ पर बैठे हुए हो, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, हम ओरिजिन से ही मेजर करें, ओरिजिन पे ही देख रहे हैं, हम ओरिजिन से ही देख रहे हैं, ओरिजिन से ही देख रहे हैं, ठीक है। दिस इज R2 वेक्टर, दिस इज R2 वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पार्टिकल तो यहां से चल के इधर आया था, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट यहां पर किसके इक्वल होगा, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ठीक है, ये है इनिशियल पोजीशन और ये है आपकी फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो ये जो ए से बी की तरफ आया है, ए बी वेक्टर जो है ये क्या है, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है,
ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये ओ ए क्या था? पोजीशन वेक्टर था। ओ बी क्या है? ओ बी भी पोजीशन वेक्टर है। ओ ए पहले पोजीशन वेक्टर था, ठीक है। शुरू में t इज इक्वल्स टू T1 पे जब पार्टिकल इधर था, इस पोजीशन पे था, तो ओ ए इसका पोजीशन वेक्टर था। बाद में ये पार्टिकल चलते चलते बी पे आ गया, ठीक है, एट सम टाइम T2। अब पार्टिकल बी पे है, तो इस टाइम पे इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, ठीक है। तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये भी लिख लो कि जो ओ ए है ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ओ ए आपका पहले इनिशियली पोजीशन वेक्टर था और बाद में ओ बी आपका पोजीशन वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम निकाल सकते हैं। देखो ये यहाँ पर हम सीधा सीधा वेक्टर का ही यूज करेंगे। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? ओ ए क्या है? R1 वेक्टर है, इसको तो हम सीधा लिख सकते हैं R1 प्लस ए बी किसके इक्वल होगा? R2 के इक्वल होगा। एरोज दिख रहे हैं ना, इसका एरो इधर है, इसका एरो इधर है और इस वेक्टर का एरो इधर है, ठीक है। ये आ रहा है R2 के इक्वल। तो ए बी आ गया R2 माइनस R1, मतलब डेल्टा R जो है वो क्या आ रहा है? R2 माइनस R1 के इक्वल आ रहा है। डेल्टा R क्या है? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेल्टा R यूज हुआ है, डेल्टा R क्या है? पोजीशन वेक्टर है। डेल्टा R किस पे डिपेंड कर रहा है? डेल्टा R इज नथिंग बट R2 माइनस R1, है ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे उस पे डिपेंड नहीं करा कैसे पहुंचे आप ए से बी की तरफ। सो जो एवरेज वेलोसिटी है यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं R2 माइनस R1, या लिखो R फाइनल माइनस R इनिशियल ओवर T फाइनल माइनस T इनिशियल। दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ओके, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इंटरवल ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये है आपकी एवरेज वेलोसिटी। देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या? अगर हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कितनी वेलोसिटी है, ये आ जाएगा आपका dx/dt। अब यहाँ डिफरेंशिएशन क्यों होता है? आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा, है ना, मैंने बताया है ना। लेट मी जस्ट रीचेक बिकॉज आई हैव वेरी बैड मेमोरी। यस, करेक्ट। चलो ये हो गया है, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आगे चलते हैं, कुछ एक दो चीजें हैं जो एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। नोट दैट only the positions of the particle at time t1 and t2 are used in calculating the average velocity। ये मैंने अभी पॉइंट आउट किया भी था। जब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, जब आप एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? t1 पे पोजीशन R1 थी, एट T1 पोजीशन R1 थी, मतलब पोजीशन वेक्टर R1 था। एट T2 पोजीशन वेक्टर R2 था, है ना, पोजीशन वेक्टर R2 था। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना वो R2 माइनस R1 बना। या फिर सीधा सीधा देखो, जो पोजीशन है ना पार्टिकल की एट T1 और T2, उसे ही सिर्फ यूज किया गया है एवरेज वेलोसिटी निकालने में। बीच में कहां पर था पार्टिकल उसे यूज नहीं किया गया, ठीक है। हेंस द एक्चुअल पाथ टेकन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज नॉट इंपॉर्टेंट इन कैलकुलेटिंग एवरेज वेलोसिटी। जब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि ए से बी के बीच में पार्टिकल कहां पर था, ठीक है, या फिर किस रास्ते से आया है। द एक्चुअल पाथ टेकन इज नॉट इंपॉर्टेंट इन कैलकुलेटिंग एवरेज वेलोसिटी, जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तब, ठीक है। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब इनिशियल से फाइनल पोजीशन में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, सब इंटर रिलेटेड है, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों पे इसीलिए फोकस किया जा रहा है ताकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस जब आए तो आप अच्छे से सोच पाओ कि क्या दिया गया। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, then the magnitude of the average velocity is equal to the average speed। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है बिना डायरेक्शन चेंज किए, मतलब उसने कहीं पे टर्न नहीं लिया, डायरेक्शन चेंज नहीं की, सीधा सीधा चल रहा है, क्या होगा? डिस्टेंस जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्या हम सीधा सीधा ये नहीं कह सकते जो एवरेज स्पीड होगी वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी? सो एवरेज
मैग्नीट्यूड, ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी का मतलब दोनों चीजें होती है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। जब भी हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जब भी हम वेलोसिटी का जिक्र कर रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है एंड डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, ठीक है। ओके, तो जो एवरेज वेलोसिटी है एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो इक्वल होगी। अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, है ना, बिना स्पीड चेंज किए, बिना डायरेक्शन चेंज किए, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी सेम होगी। चलो, बहुत सिंपल चीजें थी ये। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सिंपल सी चीज है। जब हम मोशन की बात करें, अगर पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेट्स सपोज अभी 5 सेकंड में उसने 5 मीटर कवर किया, अगले 5 सेकंड में उसने फिर 5 मीटर कवर किया, अगले 5 सेकंड में फिर 5 मीटर कवर किया, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो क्या है, आपका यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है ना, सेम वही चीज अभी अभी जो हमने डिस्कस की थी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ so an object covers equal distance in equal interval of time, ये है आपका यूनिफॉर्म मोशन। देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, अभी मैंने 2 सेकंड में 10 मीटर कवर किया, अगले 2 सेकंड में मैं 5 मीटर कवर कर रही हूँ, अगले 2 सेकंड में मैं 7 मीटर कवर कर रही हूँ, दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, वो वाला एवरेज वेलोसिटी और देख लें, एवरेज वेलोसिटी वाला, इसमें इस वाले केस में एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस पर्टिकुलर केस में एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना, यहां से चलना शुरू किया था, अब वापस इधर आ गए थे ए पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ, इनिशियल वही फाइनल वही, तो ये एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी, ठीक है। चलो जी, एक चीज और सुनो, वैसे एक्सेलरेशन हमने डिस्कस नहीं किया है, एक्सेलरेशन भी बता देती हूँ, ठीक है, उसके बाद हम अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस करेंगे, चलो, जिसमें आपको और अच्छा फील आएगा फिजिक्स का। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी किस रेट पे चेंज हो रही है, दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। पहले मैं रेस्ट पे हूं, फिर मैंने चलना शुरू कर दिया, है ना, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, पहले मेरी वेलोसिटी 0 थी, बाद में अगर अब मैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यू से चल रही हूँ, पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रही हूँ, दैट मीन्स एक्सेलरेट हुआ है, एक्सेलरेशन हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया, 0 से 5 हो गया, जो भी वैल्यू है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितने रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगेन एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, अगेन जब हम पूरे ओवरऑल इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज किसके इक्वल होगा, v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1, ठीक है, या फिर कहो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, या कहो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यहां पर v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1, या कहो डेल्टा v बाय डेल्टा t2। नेक्स्ट क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब जब हम किसी पर्टिकुलर एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको एक्सेलरेशन जाननी है किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पे, तो ए क्या हो जाएगा, dv बाई dt, सेम वही चीज, सेम रीजनिंग, ठीक है। एवरेज इज डेल्टा v बाई डेल्टा t एंड देन इंस्टेंटेनियस इज dv बाई dt,
ठीक है, अगर आप एवरेज एक्सेलरेशन देखो किस पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, है ना। v1 क्या था, इनिशियल था, v2 क्या था, फाइनल था। चलो ठीक है, नेक्स्ट अब हम कुछ चीजें अच्छी अच्छी डिस्कस करते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया है। देखो हमारे पास क्या है, इधर है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगी वेलोसिटी। वेलोसिटी को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, यहां लिख लेते हैं, dx बाई dt क्या था, v वेलोसिटी था, ठीक है। जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगी तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूं, देखो यहीं से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, dv इज इक्वल्स टू a dt। हम क्या लिख सकते हैं, dv इज इक्वल्स टू a dt, dt को इधर ले जाओगे तो राइट। तो इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे यहां से हमें क्या मिल जाएगा, अगर a यूनिफॉर्म है तो v किसके इक्वल आ जाएगा, a, या फिर सीधा सीधा देखो ना, दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर ग्राफ। अगर आपको v चाहिए, v क्या है, एरिया अंडर AT ग्राफ, एरिया अंडर AT ग्राफ, ठीक है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी कैसे मिली, जब आपने एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट किया। उसी तरीके से अगर मैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगी, इस एक्सप्रेशन को उठाओ, यहां से हम कह सकते हैं dx इज इक्वल्स टू v dt है, ठीक है। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन v dt। अगर मैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है एंड इसका बहुत ज़्यादा अब यूज़ होगा, ठीक है। अब हम ग्राफ की बातें भी करेंगे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है, स्लोप बताता है, ठीक है। नॉर्मल अगर हम बात करें, डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है, स्लोप बताता है। अगर आपके पास dy बाई dx है, दैट मीन्स स्लोप ऑफ yx ग्राफ की बात हो रही है, स्लोप ऑफ yx ग्राफ एट सम इंस्टेंट, एट सम इंस्टेंट, ठीक है। एंड जब हम इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है कि आप एरिया अंडर द ग्राफ निकाल रहे हो, ठीक है। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, लेट्स सपोज आप यहां से यहां तक गए, जब आप यहां से यहां इंटीग्रेट कर रहे हो दैट मीन्स क्या, आप इन सभी छोटे छोटे एलिमेंट्स को लेके एड अप कर रहे हो। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर ग्राफ। बस ये दो चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो जी, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे IAT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। चलो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, दिस वन। ये है 2023 का क्वेश्चन। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन इज गिवन बाय। आपको वेलोसिटी दी गई है, वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है ये दिया गया है, ठीक है। 0 से t/3 के बीच में जो वेलोसिटी है वो अल्फा टाइम्स t है। t/3 से 2t/3 के बीच में जो वेलोसिटी है वो अल्फा t/3 के इक्वल है, और 2t/3 से t के बीच में जो वेलोसिटी है दैट इज अल्फा इंटू t, कैपिटल T माइनस t। जहां पर अल्फा जो है दैट इज अ कांस्टेंट, ये नॉन जीरो है, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू जीरो, और ये कांस्टेंट है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम टाइम t इज इक्वल्स टू जीरो टू कैपिटल T। अब दिखने में थोड़ा सा डरावना लग सकता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, हालांकि हमने इजी इजी क्वेश्चंस भी नहीं किए हैं, हम सीधा IAT का क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर भी आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। हमने अभी अभी क्या देखा है,
हमने अभी अभी देखा, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और आपको वेलोसिटी पता है, कैसे निकालेंगे? अभी अभी बताया, अगर आपको वेलोसिटी पता है और आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, इसको उठाओ, वी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी डी टी, एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी डी टी, यही हम यूज करेंगे। ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है? इंटीग्रेशन वी डी टी के इक्वल है। कहां से कहां तक आपको बताना है? जीरो से कैपिटल टी तक आपको बताना है। ठीक है, फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो टू कैपिटल टी तक आपको बताना है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। चलो शुरू हो जाओ। अब जो v वेलोसिटी की वैल्यू है ना, ये एक यूनिफॉर्म वैल्यू नहीं है ना, जीरो से टी के बीच में ऐसा नहीं है, एक फिक्स वैल्यू है। जीरो से टी बाई थ्री के बीच में अल्फा टी है, टू टी बाई थ्री से टू टी थ्री के बीच में अलग वैल्यू है। क्या करेंगे यहाँ पर? हम इसको इंटीग्रेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जीरो से टी बाई थ्री जाएंगे पहले हम। ठीक है, जीरो से टी बाई थ्री के बीच में क्या है? अल्फा टाइम्स टी है, अल्फा टाइम्स टी डी टी प्लस, फिर हम कहाँ से कहाँ जाएंगे? फिर हम जाएंगे टी बाई थ्री से टू टी बाई थ्री। ठीक है, टी बाई थ्री से, ये कैपिटल टी है ना, ये कैपिटल टी है, टी बाई थ्री से टू टी बाई थ्री। ठीक है, और क्या वैल्यू है? अल्फा कैपिटल टी बाई थ्री है, अल्फा कैपिटल टी बाई थ्री है। देन टू टी बाई थ्री से कैपिटल टी प्लस इंटीग्रेशन टू टी बाई थ्री से कैपिटल टी। यहाँ क्या है वैल्यू? अल्फा इंटू कैपिटल टी माइनस टी डी टी। बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, सिर्फ इंटीग्रेट करना है, दैट्स इट। और इंटीग्रेशन ऐसा नहीं है बहुत बड़ा है, सिंपल है। अल्फा कांस्टेंट है बाहर, इसको टी को इंटीग्रेट करना ही आ जाएगा, टी स्क्वायर बाय टू, लिमिट जीरो से टी बाई थ्री। ठीक है, प्लस इधर आ गया अल्फा बाय, अच्छा ये टी भी तो कांस्टेंट ही है ना, तो अल्फा टी बाई थ्री तो पूरा पूरा बाहर आ गया, डी टी को इंटीग्रेट करेंगे टी आ जाएगा, लिमिट है टी बाई थ्री से टू टी बाई थ्री। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ क्या है? इसको दो टर्म्स में ही डिवाइड कर लो। ठीक है, कंफ्यूजन अवॉइड होगी, तो इसको दो टर्म्स में डिवाइड कर लो, अल्फा टी डी टी, अल्फा टी बाहर आ जाएगा, डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो टी आ जाएगा टू टी बाई थ्री से कैपिटल टी तक, माइनस अल्फा तो कांस्टेंट है और टी का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा? टी स्क्वायर बाय टू होगा। कहाँ से कहाँ तक? टू टी बाई थ्री से कैपिटल टी तक। बस वैल्यूज पुट कर दो, इधर आ जाएगा अल्फा बाय टू, दिस इज टी स्क्वायर बाय नाइन, जीरो वाली टर्म तो हट जाएगी, इधर आ जाएगा अल्फा टी बाय थ्री, अंदर आ जाएगा टू टी बाय थ्री माइनस टी बाय थ्री प्लस, यहाँ से क्या मिलेगा? अल्फा कैपिटल टी, इधर आ जाएगा कैपिटल टी, अरे अच्छा ओके हाँ सही है, कैपिटल टी माइनस टू टी बाई थ्री माइनस अल्फा बाय टू, इधर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस फोर टी स्क्वायर बाय नाइन। ठीक, चलो जी, अल्फा टी स्क्वायर सभी में से कॉमन ले लूँ। आप आप कोई भी स्टेप मिस मत करना, पर मैं जल्दी से कर सकती हूँ। तो अल्फा टी स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, इधर आ जाएगा वन बाय एटीन प्लस, इसको सब ट्रैक करेंगे, टू टी बाई थ्री माइनस टी बाई थ्री, टी बाई थ्री। ठीक है, तो अल्फा टी स्क्वायर बाहर और वन बाय नाइन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक थ्री यहाँ एक थ्री यहाँ प्लस, यहाँ से क्या आएगा? थ्री टी माइनस टू टी, टी बाय थ्री आ रहा है, मतलब प्लस वन बाय थ्री आ जाएगा। यहाँ से क्या आ रहा है? नाइन माइनस फोर, फाइव टी स्क्वायर बाय एटीन, फाइव बाय एटीन आ रहा है। ठीक है, जस्ट टेक द एलसीएम, यहाँ से अल्फा टी स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, इधर 18, दिस इज 1 प्लस 9 2 प्लस 3 6 एंड देन माइनस 5। ठीक है, यहाँ से क्या मिल रहा है? 9 माइनस 5, 4 बाई 18, 4 बाई 18 अल्फा टी स्क्वायर
ठीक है, ये आ रहा है 2/9 अल्फा टी स्क्वायर, राइट, यस। तो 2/9 अल्फा टी स्क्वायर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बेसिक्स क्लियर हैं। अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं, वैसे तो एक ही चैप्टर हमने किया है, बेसिक्स से पूछा गया था। अगर आप बेसिक्स को क्लियर रखोगे तो बस थोड़ा सा आगे चलना होता है सॉल्व कैलकुलेशन में एंड ऑल। ये क्वेश्चन अभी कर ले, हाँ ये भी कर लेते हैं, ये भी बेटा आईआईटी का ही क्वेश्चन है, ये भी हम अभी कर लेते हैं। A particle experiences an acceleration, हमें थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, ओके। ए एक्सेलरेशन आपको गिवन है अल्फा टाइम्स वी के इक्वल, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड अल्फा इज अ कांस्टेंट। वी वेलोसिटी है और अल्फा कांस्टेंट है। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल in the time intervals t2 minus t1 and t3 minus t1 are s12 and s13 respectively, which of the following relations is true? चलो, हमें क्या दिया गया है, एक पार्टिकल है जो एक्सेलरेट हो रहा है, ए आपको दिया गया है, ए इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स वी के इक्वल, ए दिया गया है अल्फा टाइम्स वी के इक्वल, where v is the velocity of the particle, v velocity है पार्टिकल की, and alpha is a constant, alpha constant है। अगर distance traveled by the particle in time intervals, t2 minus t1 में जो distance travel किया है वो s12 है, t3 minus t1 में जो distance travel किया है वो s13 है, then which of the following relations is true? अब आप ऑप्शंस देखोगे, बड़े ही डरावने ऑप्शंस हैं, पर ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझा है तो अगेन आप ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट, अच्छे से लिखो क्या दिया गया है, फिर देखो क्या निकालना है, ठीक है। हमें दिया गया है एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? सोच के मुझे बताना, ठीक है, कमेंट्स में ही बताना। चलो, हमें दिया गया है a इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स v, ठीक है, a इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स v, ये आपको दिया गया है, ओके। सो अल्फा तो कांस्टेंट है, हम एक्सेलरेशन, हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें डिस्टेंस तक पहुंचना है, ठीक है, हमें डिस्टेंस तक पहुंचना है। तो क्या हम a को ऐसा लिख सकते हैं, a को तो हम लिख सकते हैं dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू अल्फा वी, ठीक है, ओके। तो इसको हम इधर ले आते हैं dv बाई वी, ठीक है, एंड इधर आ जाएगा हमारे पास अल्फा डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ से ना इंटीग्रेट करने से आपको क्या मिलेगा, v मिल जाएगा। अब अगर v मिल जाएगा, v का हम फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, v क्या होता है, dx बाई डी टी होता है, तो वहां से हम x निकाल लेंगे, ठीक है। ये अप्रोच समझ में आई? अगर हमें x तक पहुंचना है, मतलब अगर हमें s तक पहुंचना है, इफ द डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, सो इंटीग्रेट करेंगे, यहां से आ जाएगा ln v इज इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, इधर आ जाएगा v इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल अल्फा टी प्लस सी, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल सी इंटू एक्सपोनेंशियल अल्फा टी, इसको मैं कोई एक कांस्टेंट d लिख देती हूँ, ठीक है। ये d इज सम कांस्टेंट, d क्या है, कांस्टेंट है, विच इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल सी। आपको v मिल गया। अब अगर आपको v मिल गया है तो हम s निकाल लें। अगर हमें v मिल गया है, v क्या होता है, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी होता है, ठीक है। अगर आपको v पता है, v इज, d की जगह कुछ और यूज कर लें क्या, d की जगह a यूज कर लो, चलो a या b कुछ भी यूज कर लो, ठीक है। इसको हम b यूज कर लेते हैं, ओके। सो v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, ये किसके इक्वल आया है, v एक्सपोनेंशियल अल्फा t के इक्वल आया।
हमें क्या चाहिए, x चाहिए यहाँ से, तो dx इज इक्वल्स टू वॉट, b एक्सपोनेंशियल अल्फा t dt। इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड तो हमें x मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमें x मिल जाएगा या कहो s मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट, b तो बाहर कांस्टेंट है, इससे इंटीग्रेट करेंगे एक्सपोनेंशियल अल्फा t ओवर अल्फा आ जाएगा, राइट। चलो आपको अब s का एक्सप्रेशन मिल गया कि s जो है वो टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है। अब हमें क्या करना है, आपको बताना था S12 वो डिस्टेंस है जो T2 से T1 के बीच में ट्रैवल किया है, ठीक है, बाय द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल्स T2 T1 एंड देन टाइम इंटरवल T3 टू T1। तो T1 निकालते हैं, सॉरी नॉट T1, T1 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम T1, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम T1 कितना होगा, S1 लिख देते हैं, ये बन जाएगा b बाय अल्फा एक्सपोनेंशियल अल्फा T1, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम T2 किसके इक्वल आ जाएगा, S2 लिख देते हैं, b बाय अल्फा एक्सपोनेंशियल अल्फा T2, ठीक है। नेक्स्ट यहां से हम S12 तो निकाल सकते हैं, S12 तो हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है, S12 निकाल लो। S12 किसके इक्वल है, S12 किसके इक्वल होगा, S2 माइनस S1 ना। ध्यान दो आपको क्या दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन दिस टाइम इंटरवल, T2 से T1 का जो टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है अगर वो S12 है और T3 से T1 मतलब T1 टू T3 जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है वो S13 है, ठीक है। तो यहाँ से S2 माइनस S1 किसके इक्वल आ जाएगा, b बाय अल्फा बाहर निकाल दो, एक्सपोनेंशियल अल्फा T2 माइनस एक्सपोनेंशियल अल्फा T1, ये आ रहा है। उसी तरीके से मैं सीधा लिख रही हूँ S13 किसके इक्वल होगा, S3 माइनस S1, ठीक है, S3 माइनस S1 क्या आ जाएगा, b बाय अल्फा एक्सपोनेंशियल अल्फा T3 माइनस एक्सपोनेंशियल अल्फा T1। दोनों का रेशो ले लो, आपको रेशो बताना है, ऑप्शंस देखो, ऊपर 1 3 है नीचे 1 2 है, तो S13 बाय S12 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा b बाय अल्फा, ठीक है, b बाय अल्फा एक्सपोनेंशियल अल्फा T3 माइनस एक्सपोनेंशियल अल्फा T1 ओवर b बाय अल्फा, इधर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल अल्फा T2 माइनस एक्सपोनेंशियल अल्फा T1, ये कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से। अब देखो किसकी फॉर्म में आपको आंसर करना है, ऑप्शंस को अच्छे से चेक करो, ठीक है। ये तो लॉगरिथम है हमारा, एक्सपोनेंशियल में आ रहा है, इधर एक्सपोनेंशियल में है, ओके, एंड इधर भी एक्सपोनेंशियल में है, इधर लॉगरिथम में है। एक्सपोनेंशियल मैच करके देखते हैं, हम अल्फा को तो ऐसे तो कॉमन नहीं ले सकते, ऐसा करते हैं अल्फा T1 एक्सपोनेंशियल अल्फा T1 से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो इधर बन जाएगा एक्सपोनेंशियल अल्फा T3 ओवर एक्सपोनेंशियल अल्फा T1 माइनस 1 ओवर एक्सपोनेंशियल अल्फा T2। ये तो वैसे आप मैथमेटिकल स्टेप कर सकते हो। यहाँ से क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल अल्फा T3 माइनस T1 माइनस 1 ओवर एक्सपोनेंशियल अल्फा T2 माइनस T1 माइनस 1, ठीक है। तो देखें क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल अल्फा T3 यही है, एक्सपोनेंशियल अल्फा T3 माइनस T1 माइनस 1 एंड देन एक्सपोनेंशियल अल्फा T2 माइनस T1 माइनस 1, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव थोड़ा सा है, ठीक है, बट हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं वो एक चीज़ है, उसके बाद कैलकुलेशन इज द नेक्स्ट स्टेप जिसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, अब ग्राफ्स पे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये आपको बहुत सारे ग्राफ्स कुछ दिख रहे हैं, तो हर एक ग्राफ से हम क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो आपको दिया गया है ये इस तरीके से, अगर
इसका क्या मतलब है, हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकालेंगे इन सभी ग्राफ्स के बारे में, इनके मोशन के बारे में कि मोशन कैसा है। वैसे तो यहाँ पर अगर आप सीधा 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 देखो, x की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही, वो एक फिक्स वैल्यू है ना, टाइम कुछ भी हो, मतलब ये जो पार्टिकल है ये रेस्ट पे है, हमें दिख रहा है वैसे ये पार्टिकल रेस्ट पे है। अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, अगर आपको x और t ग्राफ दिया गया है, अगर आपको x t ग्राफ दिया गया है, हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। v क्या होता है, dx बाई dt होता है, स्लोप होता है ना। v क्या होता है, dx बाई dt होता है, dx बाई dt मतलब स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। यहां पर स्लोप क्या है, 0 है। यहाँ पर स्लोप क्या है, 0 है। स्लोप मतलब इंक्लिनेशन, कितना ढलान है, कितना इंक्लिनेशन है। हॉरिजॉन्टल लाइन 0, स्लोप इज 0, मतलब v क्या है, 0। यहाँ पर जो पार्टिकल है ना, जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे है, पार्टिकल इज एट रेस्ट। चलो जी, बहुत सिंपल था, इस पे आ जाओ। यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है जो ओरिजिन से पास कर रही है। चलो ओके अगर आपको वेलोसिटी के बारे में बताना है, अगेन v क्या होता है, dx बाई dt, सीधा सीधा स्लोप पे जाओ। स्लोप क्या है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के केस में जो स्लोप होता है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट ही होता है ना। स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, ये मैं आपको बस थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो स्लोप कितना है, इस पॉइंट पे देखूं तो स्लोप कितना है, हम कहाँ से देखते हैं, ये जो एंगल है, स्लोप मतलब इंक्लिनेशन, कि एक्स एक्सिस से, है ना, वैसे ये एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पर ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये जो थीटा है ये सेम ही तो है ना। तो जो स्लोप होता है स्ट्रेट लाइन के केस में, स्लोप इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर जब मैं v पूछ रही हूँ आपसे, dx बाई dt, मतलब जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव है। ये याद है कि अगर ये थीटा एक्यूट हो तो स्लोप पॉजिटिव, अगर ये थीटा ऑब्ट्यूस हो तो स्लोप नेगेटिव, ये याद है। अगर नहीं याद है बस सब छोटी सी एक्सरसाइज करना, डिफरेंट थीटा लिखो और टेंजेंट थीटा की वैल्यूज लिखो, 0 पे, 30 पे, 60 पे, 90 पे, 120 अप टू 180 लिखो, टेंजेंट की वैल्यूज लिखो। स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, tan थीटा ना, ठीक है। थीटा कहाँ से हम लेते हैं, एक्स एक्सिस से लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि फॉर एंगल्स विच आर लेस देन 90, एक्यूट एंगल्स के लिए स्लोप पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए स्लोप नेगेटिव आता है, ठीक है। अगर ये नहीं पता था, वैसे यू कैन लेट मी नो इन कमेंट्स अगर ऐसा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा डाउट है कि ये नहीं पता है, हम उससे थोड़ा सा कवर कर लेंगे किसी एक लेक्चर में, ठीक है। सो ओके, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है ना। स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे भी हर पॉइंट पे सेम है। तो जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव आ रही है एंड कांस्टेंट आ रही है। वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन हम कह सकते हैं इसे, ठीक। ओके नेक्स्ट है अच्छा ये वाला ग्राफ भी देख लो, ये वाला ग्राफ देख लो, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन है पर यहाँ पर इस तरीके से है लाइन, एक्स जो है वो डिक्रीजिंग में है, ठीक है। यहाँ पर v क्या होगा, स्लोप कैसा है, अगर हम स्लोप देखेंगे, स्लोप कैसा है, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, स्लोप नेगेटिव है, मतलब v जो है, वेलोसिटी जो है वो क्या है, नेगेटिव कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव कांस्टेंट है, वेलोसिटी की वैल्यू, v की वैल्यू नेगेटिव है एंड कांस्टेंट है, ठीक है। इस वाले केस में आ जाओ, इन दोनों केसेस में देखते हैं क्या हो रहा है। इस केस में देखो v क्या है, वेलोसिटी क्या है, dx बाई dt होता है, वेलोसिटी क्या है, dx बाई dt होता है, ठीक है। स्लोप देखो, यहाँ पर स्लोप क्या है, इस पॉइंट पे अगर हम देखें स्लोप कितना है, अगर हम इस पॉइंट पे देखें स्लोप कितना है, स्लोप ये है। इस पॉइंट पे देखें तो स्लोप ये है, इस पॉइंट पे देखें तो स्लोप क्या है, स्लोप ये है। अब अगर मैं आपसे पूछूं स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, स्लोप जो है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। यहाँ पर स्लोप ज्यादा था,
ठीक है, स्लोप यहाँ पर ज़्यादा था और यहाँ पर आते आते कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आते आते कम हो रहा है। ये वाला जो, इसको थोड़ा सा ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सा पीछे तक आ जाएगा ये। ठीक है, स्लोप यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। कैसा है? पॉजिटिव है लेकिन। ठीक है, यहाँ पर स्लोप कैसा है? स्लोप मतलब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन केसेस में मैं बार बार जब स्लोप कह रही हूँ दैट मीन्स वेलोसिटी ओनली, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? dx/dt है। तो जब हम xt ग्राफ के केस में स्लोप की बात करें मतलब हम वेलोसिटी की ही बात कर रहे हैं। ये पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कैसे वेरी कर रही है। तो इस केस में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो क्या है? जो स्लोप आया है, जो स्लोप यहाँ पर आया है वो कैसा है? एक्यूट एंगल तो है, पॉजिटिव है, एंड इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? जब आप यहां से यहां पर आ रहे हो स्लोप कम हो रहा है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है तो पॉजिटिव लेकिन वो डिक्रीज हो रही है। ओके, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो और क्लैरिटी मिलेगी। अभी मैं आपको सिर्फ ग्राफ्स का इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ कि अगर इस तरीके से आपको ग्राफ देखने को मिलता है उसका क्या मतलब है। इस केस में आ जाओ, यहाँ पर स्लोप देखो। ठीक है, यहाँ पर स्लोप देखो, स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? इस पॉइंट पे देखो ये है, इस पॉइंट पे देखो ये है, इस पॉइंट पे देखो ये है। यहाँ पर स्लोप बढ़ रहा है ना? जैसे जैसे आप हम टाइम में आगे जा रहे हैं यहाँ पर स्लोप बढ़ रहा है। वहां पर डिक्रीजिंग था, यहाँ पर इंक्रीजिंग है। स्लोप कहो या वेलोसिटी कहो, कैसी है वेलोसिटी? एंगल तो अभी भी एक्यूट है ना, पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है। मतलब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन यहाँ पर भी है, इस केस में भी है और इस केस में भी है, क्योंकि वेलोसिटी सेम नहीं थी, चेंज हो रही थी। यहाँ पर डिक्रीजिंग, यहाँ पर इंक्रीजिंग। ठीक है, ओके, आई होप दिस इज क्लियर। हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा है। नेक्स्ट इसी तरीके से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी देख लेते हैं, फिर इसके हम थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, अब आपके पास अगर वीटी ग्राफ है, ठीक है, सेम वही ग्राफ्स में ले रही हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास अब वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो dv/dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। ए क्या होता है? dv/dt। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो जब हम वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देखेंगे दैट मीन्स आप एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो। ठीक है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है, एक्सेलरेशन बताता है। इस केस में क्या है एक्सेलरेशन? यहाँ पर v जो है वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही। वेलोसिटी क्या है? टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही। यहाँ पर तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? स्लोप 0 है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या है? अरे ये बेटा स्ट्रेट लाइन है, ये थोड़ा सा कर्व्ड बन गया है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। ठीक, हाँ, इस केस में क्या होगा? यहाँ पर जो स्लोप है मतलब एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल है? स्लोप कैसा है? एक्यूट एंगल है ना, मतलब स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। चलो अब आ जाओ आगे। नेक्स्ट है हमारे पास इस तरीके का ग्राफ, ये v है और इधर t है। इस केस में क्या होगा? यहाँ पर जो स्लोप है मतलब vt ग्राफ का जो स्लोप है, जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? अगर आप स्लोप देखो तो यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है ना, तो स्लोप नेगेटिव है एंड कांस्टेंट है। कांस्टेंट हम क्यों कह रहे हैं? स्ट्रेट लाइन के लिए जो स्लोप होता है वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है, ये मैंने आपको बताया। तो एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है और कांस्टेंट है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है। चलो नेक्स्ट आ जाइए इस ग्राफ पे। ठीक है, एक ये ग्राफ,
ठीक है। एंड देन हमने यही वाले दो ग्राफ्स उठा लेते, एक हमारा कॉनकेव अप और एक कॉनकेव डाउन। ठीक है, कॉनकेव डाउन। चलो, वी टी ग्राफ, वी एंड टी, वी एंड देन टी। ये है आपका कॉनकेव अप और ये है डाउन। चलो, इन केसेस में क्या है, अगेन एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। यहाँ पर स्लोप कैसा है, यहाँ पर स्लोप कैसा है, यहाँ पर ये एंगल है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, स्लोप बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इस केस में क्या है, यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसी है, स्लोप की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगेन स्लोप अगर आप देखो, यहाँ पर स्लोप कम हो रहा है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा था, यहाँ पर ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है। सो जो स्लोप है यहाँ पर है तो वो पॉजिटिव ही, एंगल जो है वो एक्यूट ही है ना, एंगल एक्यूट ही है, पॉजिटिव है एंड डिक्रीजिंग है। यस, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एक ग्राफ के ऊपर बेस्ड ना एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, बाकी होमवर्क क्वेश्चंस आज आपको बहुत सारे मिलेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें बहुत सारी चीज़ें और सेंस बनाएंगी, एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिर ग्राफ आई थिंक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस और आपको होमवर्क में मिल जाएंगे इसी पीडीएफ में। ठीक है, चलो, which of the following pairs of graphs does not represent the motion of the same particle in the same interval? Curves are parabolic. Okay, ये जो curves हैं ये parabolic हैं, एंड आपको बताना है कौन सा पेयर इन ग्राफ्स का सेम पार्टिकल का मोशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। आपको पेयर किस किस के दिए गए हैं, एक्स टी ग्राफ दिया गया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है सेम पार्टिकल का। एक पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है तो क्या उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होगा, आपको ये चेक करना है। ठीक है, अब अगर कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है तो वेलोसिटी देखते हैं क्या होनी चाहिए। हमने अभी अभी देखा था, आप वैसे हमने इतना डिस्कस कर लिया, आप सीधा सीधा लिख सकते हो कॉनकेव अप के केस में क्या होगा, कॉनकेव डाउन के केस में क्या होगा, बट स्टिल यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या है, वो बढ़ रहा है, स्लोप यहाँ पर बढ़ रहा है ना, स्लोप यहाँ पर मतलब जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, राइट। वेलोसिटी जो है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है, स्लोप बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, मतलब वी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होनी चाहिए, और क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है। अब वीटी का ग्राफ देखो, वीटी का ग्राफ आपको क्या बता रहा है, क्या वेलोसिटी इस केस में इंक्रीजिंग है, क्या वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीजिंग है, ये तो कम हो रही है, ये पहले वाला पेयर ही गलत है आपका। ठीक है, ये वाले पेयर पे आ जाओ, बी पे। यहाँ पर मोशन कैसा हो रहा है, एक्स टी ग्राफ आपको इस तरीके का दिया गया है, पहले कॉनकेव डाउन है और फिर कॉनकेव अप हो गया, पहले डाउन है और फिर अप हो गया। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्टिकल है, यहाँ हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर स्लोप कम हो रहा है या बढ़ रहा है, स्लोप कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, पहले कम हो रहा है और फिर बढ़ रहा है ना, यहाँ पर पहले वर्टिकल है, इधर हॉरिजॉन्टल है और फिर इधर वर्टिकल है, मतलब स्लोप पहले कम हुआ, स्लोप जो है पहले डिक्रीजिंग होना चाहिए और फिर जो है यहाँ से इसके बाद स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी पहले डिक्रीजिंग है और फिर इंक्रीजिंग है, ये तो सही है ना। एक बार साइन का भी ध्यान देना, साइन जो है हाँ पॉजिटिव ही है, ठीक है, साइन का भी ध्यान रखना है, पॉजिटिव ही है, तो ये पेयर तो ठीक है। थर्ड वाले पेयर पे आओ, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले ये भी सिमिलर तरीके का है ना, ये भी सिमिलर तरीके का है, एक्स टी ग्राफ,
आई थिंक ये ग्राफ में थोड़ा सा गड़बड़ है। आई थिंक यहाँ पर पहले स्ट्रेट लाइन था। चलो एक बार इसको देख लेना, ठीक है। फर्स्ट वाला हमने पहले ही पकड़ लिया कि ये गलत है, वो ठीक है। आई थिंक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, ये ग्राफ में थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। ये मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगी वैसे, क्योंकि अगर इधर कांस्टेंट आ रहा है दैट मीन्स v अगर कांस्टेंट है, v अगर टाइम के साथ कांस्टेंट है, दैट मीन्स जो xt ग्राफ का स्लोप होगा वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होगी। अगर आप मुझे 1 मिनट दो तो मैं अभी ही चेक कर लेती हूँ। चलो कल देख लेंगे बिकॉज टाइम वेस्ट होगा, बट आई थिंक दिस इज क्लियर। बाकी का जो क्वेश्चन है इसको आप होमवर्क ले लेना, ठीक है। इसको आप होमवर्क ले लेना, टेक दिस एज होमवर्क। बहुत सिंपल है, अगर आपको जो बताया गया है वो सब क्लियर है तो आप इजीली कर लोगे। इस पे आओ, इस क्वेश्चन पे आओ जरा। A particle starts from rest and moves along a straight line with constant acceleration. पार्टिकल रेस्ट से शुरू किया है, स्टार्ट किया है रेस्ट से, एंड मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट इज, चलो रेस्ट से उसने स्टार्ट किया है विद एक्सेलरेशन, आपको वेलोसिटी का वेरिएशन बताना है डिस्प्लेसमेंट के साथ। वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट, v और s का आपको ग्राफ बनाना है। यहाँ पर आपको v और s का ग्राफ बनाना है और आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन भी कर लोगे, जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में भी सोचना, इसको भी होमवर्क ले लो। हम थोड़ा सा पोर्शन कवर कर लेते हैं, नहीं तो हमारा रह जाएगा। चलो एक चीज यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर मैं आपसे एक्सेलरेशन के बारे में पूछूं, या फिर चलो रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है। देखो ये हम 4 कॉम्बिनेशन में आपको सारे केसेस बता देती हूँ। लेट्स सपोज अगर आपका जो पार्टिकल है वो आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। कन्वेंशन क्या है, आगे की तरफ को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, पीछे को हम नेगेटिव ले रहे हैं, ये हम कन्वेंशन लेके चल रहे हैं। लेट्स सपोज पार्टिकल आगे ट्रैवल कर रहा है एंड एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ है, तो क्या होगा, पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी, स्पीड अप करेगा या स्लो डाउन करेगा पार्टिकल। सेकंड, अगर पार्टिकल आगे मूव कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो क्या होगा। अगर पार्टिकल पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव में है, ये पीछे की तरफ जा रहा है एंड एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो क्या होगा। एंड अगर पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहा है एंड एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ है तो क्या होगा, नेगेटिव में है तो क्या होगा। प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों को लगता है कि एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब स्लो डाउन, ठीक है। रिटार्डेशन मतलब स्लो डाउन होना। ओके सो इस केस में देखते हैं, अगर मैं आगे की तरफ जा रही हूं और एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ ही है तो क्या होगा, स्पीड अप होगा ना, ठीक है। इस केस में स्पीड अप होगा। देखो एक्सेलरेशन का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रही है दैट मीन्स आप ना इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको थोड़ा सा बताऊं, आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे। फोर्स के बारे में वैसे हम आगे पढ़ेंगे अभी। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड अप हो रही है, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। इस केस में देखो अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, सो जैसे लेट्स सपोज बॉल को हमने ड्रॉप किया, मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया तो क्या होगा, बॉल की वेलोसिटी नीचे थी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे है ना, तो बॉल की स्पीड बढ़ेगी। जब आप ड्रॉप कर रहे हो u0 से, अब उसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, तो स्पीड अप होगा। इस केस में क्या होगा, पार्टिकल आगे जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो क्या होगा, स्पीड कम होगी, ठीक है, स्पीड कम होगी। आप ऐसे सोचो, मैं आगे की तरफ जाना चाह रही हूँ, ठीक है, मैं इधर से आगे की तरफ जाना चाह रही हूँ लेकिन कोई मुझे पीछे से पकड़ के खींच रहा है, मतलब फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा है, एक्सेलरेशन इधर है, तो स्लो डाउन होगा। ये क्या है, स्लो डाउन है। इस केस में क्या होगा,
वेलोसिटी पीछे है, एक्सेलरेशन आगे, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब अगेन स्लो डाउन हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर क्या है, वेलोसिटी भी पीछे है, एक्सेलरेशन भी पीछे है, तो यहां पर स्पीड अप होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो यहां पर स्पीड अप, यहां पर स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन है तो स्पीड अप, सेम डायरेक्शन है तो स्पीड अप, है ना, और ऑपोजिट डायरेक्शन है तो स्लो डाउन। ऑपोजिट डायरेक्शन का एग्जांपल ये भी हो सकता है, अगर मैं बॉल को नीचे से ऊपर फेंकूं, मैं नीचे से कुछ वेलोसिटी देके फेंक रही हूँ, 10 मीटर पर सेकंड से मैंने बॉल को फेंका, क्या होगा, बॉल को तो आपने ऊपर फेंका, लेकिन ग्रेविटी, अर्थ तो फोर्स लगा के उसे नीचे अपनी तरफ खींच रही है ना, तो एक्सेलरेशन नीचे है और बॉल ऊपर जा रही थी, वेलोसिटी ऊपर थी, तो यहाँ पर स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है और फिर एक पॉइंट पे आके जीरो हो जाती है, फिर वो वापस आती है। ये वाली कहानी भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलो, तो स्लो डाउन वाला जो केस है ये आपका रिटार्डेशन है। ठीक है, रिटार्डेशन का मतलब ये नहीं है एक्सेलरेशन नेगेटिव होनी चाहिए, यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव थी लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, रिटार्डेशन का मतलब होता है स्लो डाउन होना, या जब ब्रेक लगाते हैं, है ना, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। चलो, ग्राफ के जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से एक बार आप ट्राई करके आना। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसी के ऊपर बेस्ड है, जो मैंने अभी अभी बताया है, जो मैंने अभी अभी बताया है उसी के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन भी, इसको भी होमवर्क ले लो। ठीक है, एंड देन हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, लास्ट पॉइंट, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो, हाँ, वी आर इन टाइम, 10 मिनट तो ऊपर आई थिंक चलेगा, इतना तो आप लोग कोऑपरेट कर लोगे। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने टाइम में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, या फिर इतनी देर के बाद क्या वेलोसिटी हो जाएगी, ये अगर हमें सारी चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है, तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से आती है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी आपकी ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी से, कुछ नहीं करना, वैसे डेरिवेशन पे हमें वैसे जाने की जरूरत नहीं है, पर यहीं से आ जाएगा एक रिलेशन। तो अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, डी वी किसके इक्वल है, ए डी टी के इक्वल है। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूं क्या होगा, लेट्स सपोज पार्टिकल पहले u वेलोसिटी से चल रहा था, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, पार्टिकल पहले u वेलोसिटी से चल रहा था, बाद में v से चल रहा है। u is initial velocity, v is final velocity, and then t is time। ठीक है, अभी के लिए देखते हैं, तो u से v हो गई वेलोसिटी, 0 से t टाइम में। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में v माइनस यू आ जाएगा। इधर देखो, राइट हैंड साइड पे देखो, एक्सेलरेशन को, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, है ना, तभी यहां पर मेंशन किया गया है। हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी तभी आप ए को बाहर निकाल पाओगे और इसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट नहीं है एक्सेलरेशन, फिर आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते, आपको यहाँ पे ए का एक्सप्रेशन रखना होगा, फिर इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, सो ए एंड देन इंटीग्रेशन डी टी, तो ये आ जाएगा v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये मैंने सिर्फ बताया है ये पॉइंट बताने के लिए कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, देन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये आप तभी यूज कर सकते हो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, मैंने छोटा सा पॉइंट कवर भी कर दिया है,
ताकि आपके माइंड में रहे एक्सेलरेशन को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम इसीलिए ये इक्वेशन को तभी यूज करते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि जब हम जिस तरीके से डिराइव कर रहे हैं दैट रिक्वायर्स एक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये इक्वेशन तभी यूज करनी है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। चलो जी, यहां पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर एस डिस्प्लेसमेंट, यू वी ए एक्सेलरेशन, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी हैं तो आपको साइन का ध्यान रखना है, ठीक है, साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ओके, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख ले, 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देन वी विल एंड द सेशन, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू क्वेश्चंस। कल का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी एंड देन थोड़ी सी चीज़ें उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, रिलेटिव मोशन भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा बेस बना लेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस हम वेक्टर्स पे भी कर लेंगे, ठीक है। चलो, a bullet moving with a velocity of 200 centimeter per second penetrates a wooden block and comes to rest। बुलेट जो है वो 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही थी, ठीक है, मतलब ये यू दिया गया है। पेनिट्रेट्स अ वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर चलने के बाद, 4 सेंटीमीटर चलने के बाद वो रेस्ट पे आ जाती है, मतलब v क्या है, 0 है, ठीक है। What velocity is needed for traveling distance of 9 centimeter in same block? What velocity is needed? कितनी वेलोसिटी से उसे चलना पड़ेगा अगर वो बुलेट उस ब्लॉक के अंदर 4 सेंटीमीटर की बजाय 9 सेंटीमीटर कवर करे तो, ठीक है। चलो जी, अब यहां से क्वेश्चन आई थिंक सभी को क्लियर है, राइट। ये आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, यहाँ पर बुलेट चलते हुए आ रही है 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वेलोसिटी से, एंड फिर 4 सेंटीमीटर तक इसके अंदर डिस्टेंस कवर करिए। ओके, तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल लें, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ऐसे अप्रोच किया करो, हमें क्या निकालना है, पहले सोचो, आपको निकालना है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, है ना, कि जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर हो जाए, है ना। फाइनल तो 0 ही है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as वाली इक्वेशन आप यूज करोगे, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता। एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वहां से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी, ठीक है। ओके, सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इस केस में हमारे पास v क्या है, 0 है, u क्या है, 200 है, इंटू 200। आपको आंसर सेंटीमीटर में ही दिया गया, सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में ही रखते हैं, इज इक्वल्स टू 2a, s क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आ रही है यहाँ से, माइनस का 200 इंटू 200 बाई 2 इंटू 4, ठीक है। ये 2 कैंसल आउट हो रहा है, ये 450, यह आ गया बेटा 5000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आ रही है, यहां पर तो वैसे रिटार्डेशन ही हो रहा है ना। कैसे पता चला, बुलेट आगे जा रही है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव। ऑफ कोर्स ब्लॉक क्या कर रहा है, रोक ही तो रहा है, रिटार्ड ही तो करवाएगा, रोक रहा है ना बुलेट को आगे जाने से, यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, स्लो डाउन हो रहा है, तभी तो रेस्ट पे आया। चलो, अब आई थिंक आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, कि एक्सेलरेशन हम दोनों केस में सेम क्यों ले रहे हैं। एक्सेलरेशन हम दोनों केस में सेम ही तो लेंगे, ब्लॉक तो सेम ही है ना, जो रोकने वाला फोर्स लगा रहा है, जो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर रहा है, वो ब्लॉक तो सेम ही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन सेम रहेगी, दैट्स व्हाई तो हम फिर से यही इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। वैसे तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। सो v इज 0, u हमें निकालना है, एक्सेलरेशन क्या है, माइनस का है, ठीक है, तो माइनस लगाया है 5000, s क्या है 9 सेंटीमीटर, तो u स्क्वायर निकाल लेते हैं, माइनस माइनस अब कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ठीक है। तो u स्क्वायर इज 10 एंड देन दिस इज 9 0 0 0 0, ठीक है। हाँ,
एंड सेंटीमीटर, तो u आ जाएगा आपका 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वैसे तो ये काफ़ी सिंपल सा ही क्वेश्चन था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो ये वाला सिमिलर है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क ले लो, ठीक है। एंड कुछ अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक कार है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, देन एक्सेलरेट्स एट द रेट एफ, एक्सेलरेट्स एट द रेट एफ थ्रू अ डिस्टेंस एस। एस डिस्टेंस के लिए चलो ड्रॉ करते जाते हैं साथ साथ। कार है, ठीक है, यहाँ पर कार है, स्टार्ट किया है इसने रेस्ट से, मतलब u की वैल्यू 0 है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, f रेट से एक्सेलरेट हुई है s डिस्टेंस के लिए, ये s डिस्टेंस के लिए जो एक्सेलरेशन है वो f के इक्वल है, ठीक है। देन कॉन्टिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t, फिर t टाइम तक, ठीक है, t टाइम तक, लेट्स सपोज यहाँ तक t टाइम कवर हुआ है, t टाइम तक ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, मतलब जो स्पीड यहाँ थी वही स्पीड से, लेट्स सपोज यहाँ पे v थी तो ये v से ही मूव कर रही है आगे, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड, एंड देन डेक्सेलरेट्स एट द रेट f/2 टू कम टू रेस्ट। फिर क्या हो रहा है, फिर ये रिटार्ड कर रही है, ठीक है, देन डेक्सेलरेट्स एट द रेट f/2, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो f/2 है, एंड देन कम टू रेस्ट, यहाँ पर जो अब इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, राइट। इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 15 टाइम्स s, अगर टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस आपको दिया गया है 15s है, देन आपको s और f और t का रिलेशन बताना है, ठीक है, हमें s, f और t का रिलेशन बताना है। अब देखो हमें क्या दिया गया, आपको टोटल डिस्टेंस दिया गया, क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस, यहाँ वाला डिस्टेंस, यहाँ वाला डिस्टेंस, यहाँ वाला डिस्टेंस निकालो, ऐड कर दो, 15 के इक्वल पुट करो, यही आना चाहिए माइंड में, सबसे पहले यही करोगे, करो। यहाँ वाला डिस्टेंस आपको पता है s है, सिंपल। यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है ये निकाल लेते हैं। हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है, हमें क्या क्या पता है, एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, चाहे आप सेकेंड वाली इक्वेशन उठा लो, s इज इक्वल्स टू s2 लिख रही हूँ क्योंकि ये सेकेंड वाला है, ये 1 जो है वो s है, 2 वाला और ये 3 वाला, तो s2 इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक्सेलरेशन 0 है, इसे हटा दो, ठीक है। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ पर v थी, v माना है हमने, यहाँ पर v था, तो s2 डिस्टेंस कितना है, v टाइम्स t है, t तो आपको पता है, मतलब दिया गया है कि t टाइम में इतना है, तो s2 पता चल गया, v टाइम्स t, t तो नॉन वेरिएबल है, v हमें नहीं पता, v निकालना पड़ेगा, v कैसे निकलेगा, 0 से स्टार्ट किया था, v पहुंचा था f एक्सेलरेशन से, तो यूज करो, है ना, ये तो सेकंड हाफ में हमने यूज किया, ये तो हमने सेकंड पार्ट में यूज किया। फर्स्ट पार्ट में हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, है ना, क्योंकि हमें v बताना है, u 0 है, a एक्सेलरेशन f के इक्वल है, s ही है, तो v आपको मिल गया √2fs। चलो v पता चल गया तो हमें s2 भी पता चल गया, s2 आ गया है t √2fs, सारे नॉन वेरिएबल्स में आ गए। चलो अब s3 निकालें, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एक्सेलरेशन आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ही यूज करते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, थर्ड वाले पार्ट में यही यूज करें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, हमें s निकालना है, ठीक है, v स्क्वायर, यहां तक v ही थी ना, v की वैल्यू हमें पता है, तो v स्क्वायर 2fs था, वेट, v इज फाइनल ना, v फाइनल तो 0 है बेटा, ठीक है, v फाइनल तो 0 है, u है आपका, u है v के इक्वल, ठीक है, u है आपका v के इक्वल, इतना हिस्से का जो इनिशियल है वो ये v है ना,
तो इधर v आ जाएगा v स्क्वायर जो कि है 2fs के इक्वल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2s3। ये s3 है जो हमें निकालना है। एक्सेलरेशन क्या है, f/2 है। आपको ये वैसे दिया गया है कि ये डेक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव का एंड देन s3 यहाँ से आपको क्या मिल गया, s3 हमें क्या मिल रहा है, ये 2 इधर कैंसल आउट हो रहा है, f कैंसल आउट हो रहा है, s3 आपको 2s मिल गया, s3 आपको 2s के इक्वल मिल गया। बस सभी को ऐड कर दो, अब सभी को ऐड कर देते हैं, s1 प्लस s2 प्लस s3 इज इक्वल्स टू 15s। बेटा जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कॉन्फिडेंस गेन करने का, क्वेश्चन को पहले पढ़ो, पॉज करो वीडियो देखने से पहले और खुद से सॉल्व करो, खुद से पहले अपने माइंड में अप्रोच बनाओ कि आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। क्योंकि अगर आप सीधा सीधा वीडियो देख रहे हो और फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीधा सीधा देख रहे हो, आप खुद से नहीं अप्रोच जो होता है ना, जो डेवलपमेंट होती है क्वेश्चन सॉल्व करने का माइंडसेट जो डेवलप होता है, वो धीरे धीरे वो नहीं होगा। तो पहले खुद से सॉल्व किया करो, खुद से सोचा करो क्या दिया गया है, मैं कैसे इसको ट्राई करूंगा, ठीक है। तो S1 तो आपका S के इक्वल ही था, S2 किसके इक्वल आया था, S2 था T टाइम्स अंडर रूट 2fs, S3 क्या है, 2s है, ये है 15s, ठीक है, ये है 3s, तो T अंडर रूट 2fs, 15 माइनस 3 इधर आ जाएगा 12s, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, T स्क्वायर इंटू 2fs 144s स्क्वायर, एक s कैंसिल आउट हो रहा है, हमें s बताना है ना, s बताना है, s किसके इक्वल आ रहा है, s आ रहा है 2t स्क्वायर f बाई 144, ये आ रहा है आपका 1/72 ft स्क्वायर, ठीक है, 1/72 ft स्क्वायर, ये रहा। दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। बाकी जो सिंपल क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा अपने एंड पे थोड़ी प्रैक्टिस करना, ठीक है, ओके। सो आज की क्लास को हम यहीं पर ही एंड करेंगे। बाकी बेटा आपको इस पीडीएफ में ना बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है, ये आईएटी का पीवाईक्यू है, हम थोड़ा सा और पोर्शन जब कल कवर करेंगे, कल हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर, तो ये क्वेश्चन हम कल ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन हम कल देखेंगे, ठीक है, आईएटी का। सो बाकी के जो क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिलेंगे ये आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है, इन क्वेश्चंस को ट्राई करना एंड इसी के साथ साथ आपको डीपीपी भी ट्राई करनी है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस जो आपको पीडीएफ में दिए गए हैं साथ ही साथ डीपीपी आपको ट्राई करनी है, ठीक है। समराइज एक बार कर लेते हैं, मेनली हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें क्या क्या पता होना चाहिए। मैंने आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, उसके बाद स्पीड आई थिंक हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, हमें अच्छे से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड क्या होता है कि कितनी तेज़ी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, एंड देन हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन किया, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज और इंस्टेंटेनियस वर्ड का मीनिंग क्लियर है तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी समझने में, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन समझने में, ठीक है। एक चीज़ और देख लो, चलो ठीक है, यहीं तक ही हम एंड करेंगे। बाकी जो हमारा चैप्टर रिमेनिंग पार्ट है इसका, वो हम कल की क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी वो हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। आई होप यू एंजॉय टुडेज सेशन, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस के बिना कोई फ़ायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का भी थोड़ी सी प्रैक्टिस तो चाहिए ही है, ठीक है। सो मिलते हैं कल के सेशन में, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।